हेलो दोस्तों, मैं विद्या भास्कर। आज हम इस क्लास में प्रमाण तथा अणु के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम प्रमाण तथा अणु के बारे में जानने चल रहे हैं। देखते हैं इसमें। तो प्रमाण तथा अणु की संरचनात्मक इकाई, प्रमाण तथा अणु की संरचनात्मक इकाई है यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है, सूक्ष्मतम भाग है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं। देखते हैं परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसे परमाणु कहते हैं। और अणु किसे कहते हैं? देखते हैं। तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन सा? हमारा अणु। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में अणु पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा तत्व है, यानी कि लोहा है। एक जैसे तत्व से जो बनता है वो हमारा तत्व कहलाता है, यानी कि लोहा कहलाता है। और यहाँ पर देखते हैं तो जो ये परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया। दोस्तों दोनों अगर प्लस करेंगे तो हमारा H2 होगा। H2 का निर्माण होगा दोनों परमाणुओं से, H2 का निर्माण होगा जिसे अणु कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं परमाणु में देखते हैं तो भारतीय दर्शन परमाणुवाद के अंतर्गत देखते हैं इसमें। तो भारतीय दर्शन में सृष्टि के मूल में पंचम महाभूत की संकल्पना की गई है, जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश को द्रव्य का मूलतम तत्व माना गया है। इस दार्शनिक परंपरा की एक शाखा वैश्विक दर्शन में महर्षि कणाद के द्वारा दी गई है। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सृष्टि के मूल में 4 प्रकार के तत्वों वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को स्वीकार किया गया है, यह स्वीकार आ गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब महर्षि कणाद के मतानुसार देखते हैं, यदि किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए तो अंततः वह सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा, जिसे और विभाजित करना संभव नहीं होगा। आगे है, महर्षि कणाद ने उस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु यानी कि परम प्लस अणु कहा। और इन्होंने जो पंचम महाभूत को माना है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। अब देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार देखते हैं तो 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग एवं वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी की व्याख्या की। इन्होंने परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी की व्याख्या की। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं जो कि इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। पहला देखते हैं तो सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित हैं। सभी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित हैं, यानी कि बने हुए हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। दूसरा है किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तीसरा है हमारा परमाणु यानी कि अविभाज्य एवं अविनाशी, अर्थात परमाणु ना तो निर्मित किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। इन्होंने कहा, डाल्टन जी ने कहा इसको। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक
19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य कण माना जाता था, परंतु जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोग ने परमाणु की अविभाज्यता की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। अविभाज्यता की संकल्पना को इन लोगों ने जो है गलत सिद्ध कर दिया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई, ठीक है, तथा परमाणु के आंतरिक भाग में अन्य अपरमाणविक कणों की उपस्थिति सिद्ध की गई। आगे देखते हैं यहाँ पर कण कौन कौन से हैं लिखे हैं हमने, इनके कण के खोजकर्ता कौन है यहाँ पर लिखा है। उसके बाद इसका जो है इनका द्रव्यमान कितना होता है यहाँ पर लिखा है, और द्रव्यमान के बाद आवेश नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कण कौन सा है, तो कण है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो थे दोस्तों वो थे जे थॉमसन ने। जे थॉमसन जी ने इसका खोज किया था, और किस सन में किया था, तो 1897, ठीक है, 1897 में इन्होंने इस सन में इन्होंने इसकी खोज की थी। और द्रव्यमान देखते हैं तो 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और आवेश इसका माइनस चार्ज होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस यानी कि नेगेटिव होता है, ठीक है। और प्रोटॉन देखते हैं तो कण जो है हमारा प्रोटॉन है, खोजकर्ता इसके जो है वो है गोल्डस्टीन जी ने खोज की थी इसकी, और किस सन में की थी, तो 1886 में किए थे। द्रव्यमान इसका देखते हैं तो 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आवेश इसका पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया हमारा। अब देखते हैं न्यूट्रॉन, कण जो है हमारा न्यूट्रॉन हुआ। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो थे वो थे चैडविक जी ने इसकी खोज की थी, और किस सन में की थी, तो 1932 में इन्होंने इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की। द्रव्यमान देखते हैं इसका तो 1.6748 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आवेश इसका तो कोई नो चार्ज यानी कि कोई चार्ज नहीं है। और भार देखते हैं इसका, यानी कि पहले भार किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो भार होता है वो हमारा नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन के बाद प्रोटॉन का होता है, और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन जी का परमाणु मॉडल देखते हैं इसमें। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, और ऋण आवेशित युक्त इलेक्ट्रॉन इस गोले में बिखरे होते हैं या बिखरा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं संरचना के अनुसार देखते हैं तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था, उसको दोस्तों। अतः इस सिद्धांत को तरबूज का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि वाटरमेलन थ्योरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, लाल वाला भाग तरबूज का जो खाया जाता है दोस्तों, इन्होंने उसे प्रोटॉन माना था, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान होते हैं, बिखरे होते हैं। इन्होंने तरबूज को दोस्तों जो लाल वाला भाग होता है उसको प्रोटॉन माना था, और तरबूज के बीज को जो बिखरे हुए होते हैं उसको जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना था, ठीक है, होते हैं। इसे परम पोडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, परम पोडिंग मॉडल भी कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों अब थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या थी, तो उन कमियों को देखते हैं। पहला देखते हैं इसमें थॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक यानी कि न्यूक्लियस का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। दूसरा है यह मॉडल परमाणु की स्थिरता, यह मॉडल जो है परमाणु की स्थिरता समझाने में असफल रहा। और तीसरा है
थॉमसन अपने प्रमाण मॉडल में यह भी नहीं समझा सके कि प्रमाण में धनावेश किस प्रकार ऋणावेशित कणिकाओं यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंतर्निहित रखता है। आगे देखते हैं हम रदरफोर्ड का प्रमाण मॉडल। इसके अनुसार देखते हैं तो वर्ष 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने से निर्मित अत्यंत पतली परत पर अल्फा कणों की बौछार की और अपने प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए जो इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अत्यंत पतली परत, सोने से निर्मित अत्यंत पतली परत, ये है दोस्तों सोने से निर्मित जो पतली परत है, इससे जो है अल्फा किरणों को जो है उन्होंने इस पर बौछार की और उस प्रकार उन्होंने जो पाया उसको बताते हैं यहाँ पर आगे। पहला है उन्होंने अधिकतर अल्फा कण अपने उन्होंने जो देखा बौछार करने के बाद उस परत पर जो किरणों की उन्होंने बौछार की, उसके बाद उन्होंने क्या पाया देखते हैं। अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने से निर्मित परत से बाहर निकल गए। इसलिए यह निष्कर्ष दिया गया है कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा है बहुत कम संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत कम संख्या में जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हुए और जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। धनावेशित भाग जो है बहुत कम है। आगे देखते हैं बहुत कम अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गए। दोस्तों तीसरा वाला बहुत कम अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गए। ठीक है, ये है दोस्तों अल्फा कण जो है परमाणु के जो है मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में यानी कि यहाँ पर बीच वाले पार्ट को केंद्र कहा जाता है, इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। इसमें देखते हैं पहला बिंदु है परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है। केंद्र यानी कि यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा केंद्र यानी कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से है इलेक्ट्रॉन ये चारों ओर जो है न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी गति करते हैं। ठीक है, गति करते हैं। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल से की है, जिससे नाभिक सूर्य के समान है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है। यहाँ पर इन्होंने जो है इसकी तुलना सौर मंडल से की है। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और इसके किनारे किनारे जो है दोस्तों ये ग्रह जो है उपस्थित है यानी कि चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने सौर मंडल से इसकी तुलना की और जिससे नाभिक सूर्य के समान है। नाभिक जो है ये सूर्य के समान है, नाभिक है हमारा यानी कि न्यूक्लियस है ये सूर्य के समान है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गतिशील ग्रहों के समान है। ये जो है दोस्तों जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर इन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन माना है और ये नाभिक है। सूर्य हमारा नाभिक हो गया और जो ग्रह है ये इलेक्ट्रॉन हो गए सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं। इनका मानना था रदरफोर्ड जी का। ठीक है, आगे देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या थी। तो इसमें देखते हैं रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी नियम के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई आवेशित कण विकिरण का जो है उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी। ठीक है, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आता जाएगा और
अंततः ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु अस्थायी होता है। दूसरा है, इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।